So today's topic is what is wage and salary administration. ओके तो जैसे कि हमने देखा था वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है. ओके सो वेज किसे प्रोवाइड किया जाता है, लेबर्स को, और सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को. ओके सो आज हम देखने वाले हैं कि मेजर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को. ओके मतलब जो लेबर्स को वेजेस मिलते हैं और एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है उसके ऊपर कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट डाल सकती हैं. ओके मतलब जैसे कि हम कुछ काम कर रहे होते तो आवाज़, शोर शराबा, यस, या फिर पोल्यूशन, या फिर हमारी हेल्थ, आसपास का एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे काम करने के ऊपर इफ़ेक्ट करती है ना. हम कोई काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि हमारा काम अच्छी तरीके से नहीं होता है. तो उसी तरीके से सेम जो वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अच्छी तरीके से काम कब नहीं कर सकता है, या फिर काम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसको काम करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है या फिर कौन सी चीज़ों का उसे सामना करना पड़ता है वो देखेंगे. सो द नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द wage and salary administration is nothing but organization's ability to pay. ओके जैसे कि मैंने कहा था अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड ही अवेलेबल नहीं है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है? नहीं. सो वेज इंक्रीजेस शुड बी given by those organization that can afford them. ओके तो जो ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो कब बढ़ाएगी? जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होगा. जब ऑर्गेनाइजेशन उसे अफोर्ड कर सकती है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होना चाहिए. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है, उनके पास हाई प्रॉफिट नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आ सकता है? क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को सैलरी प्रोवाइड करवा कर दे सकती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अच्छा सैलरी दे सकती है, अच्छा वेज बार दे सकती है? नहीं. ओके सो पहली चीज़ ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा देने की क़ुव्वत हो. ओके अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन रन हो सकता है क्या? नहीं. ऑर्गेनाइजेशन खुद रन हो सकती है क्या? नहीं. ओके और ये सब क्यों होता है? डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगा. ओके डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड कम है, तो पैसा नहीं आएगा आपके पास. और अगर पैसा नहीं आता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को पैसा देने की क़ुव्वत नहीं रख सकती. ओके उसके बाद है सेकंड फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर. ओके सो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर मतलब the labor market conditions or supply and demand forces operate at the national, regional and local level and determine organizational wage structure and level. If the demand for certain skills is high and the supply is low, the result is a raise in the price to be paid for these skills. अब इसे क्या समझ में आया आपको? देखिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत है, ओके और उस ज़रूरत के हिसाब से मतलब अगर आपको उस स्पेसिफिक स्किल का बंदा चाहिए तो आप अगर मार्केट में ढूंढते हो, अगर आप मार्केट में वैसा बंदा ढूंढते हो तो क्या वो मिलेगा आपको? यस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो पैसा ज़्यादा लेगा. किस तरीके से पैसा ज़्यादा लेगा? क्योंकि वो पर्सन जो है उसके पास क्वालिटीज़ हैं, उसके पास स्किल्स है, ओके उसके पास गट्स है कि वो कंडीशन, वो काम हैंडल कर सकता है. तो उस टाइम पे क्या होगा? यस डेफिनेटली आपको उस बंदे को पैसा ज़्यादा देना होगा. ओके तो ये है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर. मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके की डिमांड है, जिस तरीके की स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत है, उस तरीके का पर्सन आपको लेकर आना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और उसे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा वेजेस देना पड़ेंगे. ओके तो ये एक जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को. उसके बाद थर्ड फैक्टर है प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स. ओके सो प्रिवेलिंग मार्केट रेट मतलब देखिए दिस इज़ ऑल्सो नोन एज
comparable wage or going wage rate, and is the most widely used criterion. And organizations' compensation policies generally tend to conform to the wage rates पेबल बाय द इंडस्ट्री एंड द कम्युनिटी. देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस टाइम पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉय को आप सैलरी कैसे दोगे, वेजेस कैसे दोगे? तो वेजेस और सैलरी कैसे दोगे? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न करते हुए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को कैसी सैलरी दे रही है, उस हिसाब से क्या करोगे आप? अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करोगे. क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम करने वाला है, आप उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए रखना चाहते हो. क्योंकि रिक्रूटमेंट कॉस्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सारे चीज़ों के ऊपर बाद में बहुत खर्च होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है. इसलिए प्रिवेलिंग मार्केट रेट, मतलब मार्केट में जिस तरीके से दूसरे लेबर्स को पैसा मिल रहा है, उस तरीके से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपने बंदों को, अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या फिर वेज प्रोवाइड करवा कर देना होता है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, वो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग. द कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स व्हाट? द कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्राइटेरियन इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज द ऑटोमेटिक minimum equity pay criterion. This criterion calls for pay adjustments based on increases or decreases in an expectable cost of living index. The recognition of the influence of the cost of living escalator clauses are written into labor contracts. Okay, तो इंसान को देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कितना भी हो कम पड़ सकता है. ओके. तो ज़रूरी है कि इंसान अगर काम जितना भी करता है उस हिसाब से उसे आप सैलरी दो, उसे आप वेजेस दो. लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हाँ, फला बंदे की ज़िंदगी ऐसी है, और अगर हम उसे 2000 में ही उससे काम करवा कर ले रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट गुड, है ना. अगर उसके पास 20 लाख रुपए अगर उसने कर्ज़ लिया हुआ है कहीं से, तो वो कर्ज़ कैसे भरेगा, वो कर्ज़ कैसे भरने वाला है. ओके. तो ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी सिंपैथी भी दिखानी होगी. वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, उसे ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है, जो लेबर आपके पास काम कर रहा है, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसके ज़िंदगी जीने का खर्च क्या है. ओके. The next factor is the living wage. The living wage means what? This criterion means that wages paid should be adequate to enable an employee to maintain himself and his family at the रीज़नेबल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. देखिए, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी 1 तारीख आ गई और आपने उन्हें सैलरी दे दी और बात ख़त्म हो गई. नहीं, आपको उनकी, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है, आपको क्या करना होगा, उनकी लाइफ किस तरीके से गुजर रही है, उस बंदे की खुद की और उसकी जो फैमिली है उसकी भी. ओके. तो उन दोनों को आपको मद्देनज़र रखना होगा. इस तरीके का आपको क्या करना होगा, उन्हें वेज प्रोवाइड करवा कर देना होगा, सैलरी प्रोवाइड करवा कर देनी होगी. नेक्स्ट फैक्टर विच इफ़ेक्ट ऑन वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रोडक्टिविटी. ओके. सो प्रोडक्टिविटी मीन्स जैसा इंसान काम कर रहा है उस तरीके का आपको उसे क्या करना होगा, उस तरीके का आप उसे मनी प्रोवाइड करवा कर दोगे, पैसा प्रोवाइड करवा कर दोगे. मतलब एक बंदा जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 12 घंटे काम करने की है, वो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 घंटे, 18-20 घंटे काम करता है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो अपनी हद से ज़्यादा काम कर रहा है. ओके. तो वो आउटपुट कैसा दे रहा है, वो आउटपुट बहुत ज़्यादा दे रहा है. तो जब वेज एंड सैलरी डिसाइड होती है
तो जो आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट इतना ज़्यादा दे रहा है, तो उसके आउटपुट के हिसाब से, उसके एफ़र्ट्स के हिसाब से वो जो इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपने काम में, वो जो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने स्किल्स, अपने एफ़र्ट्स वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव देम मोर सैलरी, ओके, मोर वेजेस। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो है ट्रेड यूनियंस बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर मतलब जैसे कि हम भाव ताव करते हैं, ओके, कोई फला चीज़ अगर 10 रुपए की है तो हम उसे लाते लाते खींचते खींचते उसे पहले तो हम आधी भाव में बोलते हैं उसको, मतलब 10 रुपए की चीज़ें तो हम उसको कहेंगे कि 5 रुपए में दो, ओके, 5 रुपए में दो। उसके बाद में फिर थोड़ा आप ऊपर आते हो, ये थोड़ा नीचे जाता है, ओके, दुकान वाला कहेगा ठीक है चलो 8 में ले लो, आप कहोगे नहीं 6 में दे दो, ओके। तो ये हो गया बार्गेनिंग पावर, ओके, ये आपकी बार्गेनिंग पावर। लेकिन ट्रेड यूनियंस की बार्गेनिंग पावर कैसी होती है? देखिए, ट्रेड यूनियंस हमेशा वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट डालते ही हैं। क्यों? Generally, the stronger and more powerful the trade union, the higher the wages are. Okay. A trade union's bargaining power is often measured in terms of its membership, its financial state, and the nature of its leadership. A strike or a threat of strike is the most powerful weapon used by it. जैसे कि हमें पता है बहुत सारी कंपनीज़ क्या करते हैं, उनके पास लीडर्स होते हैं या फिर यूनियन होती है, ओके। जैसे कि बेटा पिक्चर में, ओके, तो बेटा पिक्चर में आई थिंक श्रीदेवी और अनिल कपूर 2 रोल है उसके अंदर। तो श्रीदेवी जो है वहाँ पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बॉस होती है और अनिल कपूर इज़ द यूनियन लीडर ऑफ दैट यूनियन, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो यूनियन लीडर होता है। तो उस टाइम पे वो जो वर्कर्स को क्या करते हैं, वो हमें इतनी सैलरी चाहिए वरना हम स्ट्राइक कर देंगे, वरना हम लॉकआउट कर देंगे, ऐसी धमकी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, जो हेड होते हैं उन्हें। तो ये जब होता है, ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे ये वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, ओके, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिवली नहीं। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलना है तो डेफिनेटली उनको वर्कर्स लगेंगे, उन्हें एम्प्लॉयज़ लगेंगे, और अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ अगर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, थोड़े वक्त के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की कोशिश करते हैं या फिर लॉकआउट की धमकी देते हैं, मतलब हम अगर चले जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं होगी, ओके, तो उस टाइम पे फिर ऑर्गेनाइजेशन को ना चाहते हुए भी उन्हें उनके हिसाब से आपको क्या करना होगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा कर दोगे, वेज एंड सैलरी प्रोवाइड करवा कर दोगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें तब होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन वाकई में काम नहीं कर रही होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाकई में जो बंदा जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे उतनी वेजेस, उतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करवा कर दी जाती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा 1 साल से काम कर रहा है और अगर उसे आप सैलरी ही नहीं दोगे तो डेफिनेटली वो बंदा चाहेगा कि रिज़ाइन कर दे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जहाँ पे उसे अच्छी सैलरी मिले, अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, अच्छे बेनिफिट्स मिले। तो डेफिनेटली इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन की गलती होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनसे उस टाइम पर जब उसे पैसा लगने वाला होता है तब उसे सैलरी, उसे वेजेस प्रोवाइड नहीं करवा कर देती, ओके। सो उस टाइम पे ट्रेड यूनियंस की मांग जायज़ होती है, वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए और वर्कर्स चाहिए, लेकिन वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को खुद की भी लाइफ है, घर की लाइफ है, घर की जिम्मेदारी है। तो घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, खुद के खर्च उठाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और वो मेहनत इसीलिए करते हैं कि उन्हें रेम्यूनरेशन मिले, और आप अगर रेम्यूनरेशन उन्हें टाइम पे नहीं दोगे तो डेफिनेटली वो आपको स्ट्राइक और लॉकआउट की धमकी ज़रूर देंगे, ओके। तो ये बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है निगेटिवली। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है एज़ पर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो है जॉब रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो जॉब रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या?
जॉब की ज़रूरत होना। ओके, सो जनरली द मोर डिफ़िकल्ट अ जॉब द हायर आर द वेजेस। ओके, measures of job difficulty are frequently used when the relative value of one job to another in the organization is to be ascertained. Jobs are graded according to the relevant skills, efforts, responsibility and job conditions required. Okay, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स मतलब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत तब लगेगी जब उसे कोई काम करवा कर लेना है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल वाला बंदा चाहिए, कोई एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाला बंदा चाहिए। ओके, तो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि कोई अगर डिफ़िकल्ट जॉब आपकी ऑर्गेनाइजेशन करवा कर लेना चाहती है तो उस टाइम पे आपको आपके एम्प्लॉयज़ को वेजेस हायर रेट पर प्रोवाइड करवा कर देने होंगे। ओके, सपोज़ अगर कोई काम एचओडी का है, ओके, तो एचओडी का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, नॉट लाइक अ पियून। ओके, तो उस टाइम पे जो प्रिंसिपल होंगे वो एचओडी को ज़्यादा सैलरी देंगे। क्यों? क्योंकि एचओडी का टास्क जो होता है वो मल्टीपल टास्क होता है, एक साथ 10-10 काम करने की क़ुव्वत रखता है वो पर्सन, हर चीज़ संभालनी होती है। तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रिंसिपल एचओडी को ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करवा कर देंगे, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो है मैनेजरियल एटीट्यूड। मैनेजरियल एटीट्यूड हैव डिसिसिव इन्फ्लुएंस ऑन द वेज स्ट्रक्चर एंड वेज लेवल सिंस जजमेंट इज एक्सरसाइज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग whether the firm should pay below average or above average rate, what job factors should be used to reflect job worth, the weight to be given for the performance or length of service and so forth. Okay, तो मैनेजरियल एटीट्यूड मतलब देखिए, जो मैनेजर होता है उसे हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज करना होगा। ओके, हर चीज़ को मैनेज करना होगा मतलब आपके पास जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसके बारे में आपको हर चीज़ की मालूमात रखनी है, वो कैसे काम करता है, किस तरीके का काम करता है, उसे ये काम सुटेबल है या नहीं है, वो किस तरीके से काम कंप्लीट करेगा, कितने एफर्ट्स डाल के करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो मैनेजर का एटीट्यूड है वो भी इन्फ्लुएंस करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे। मतलब मैनेजर के पास देखो राइट्स भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। अब वो मैनेजर अपनी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पॉजिटिवली यूज़ करेगा या निगेटिवली यूज़ करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो अगर पॉजिटिवली यूज़ करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा, निगेटिवली यूज़ करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका नुकसान हो सकता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉय के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी कोई भी तकरार नहीं हो सकती है। लेकिन अगर किसी बंदे के लिए अगर मैनेजर निगेटिव ख्यालात रखता है या फिर कोई पर्सनल खुन्नस है या फिर कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है जो कि फैक्टर अफेक्ट करता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो है साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स किसके होंगे? तो यहाँ पे जो पर्सन हार्ड वर्क जिस तरीके से कर रहा है तो वो उसकी साइकोलॉजी कि मतलब क्या मैं इस काम को इतना हार्ड वर्कली करूँगा या नहीं करूँगा, मैं इसे करूँ या ना करूँ। ओके, so psychological and sociological factor determines in a significant measure how hard a person will work for the compensation received. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सिंपली हुआ कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये देखेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम कर रहा है उसे
रेमुनरेशन जो हासिल हो रहा है, क्या वो वाकई में अपने रेमुनरेशन के लिए सच में वो जी तोड़ के मेहनत कर रहा है, जी तोड़ के अपना खून पसीना एक करके अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बंदा बहुत ही जी तोड़ के काम कर रहा है, सो डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड गुड कॉम्पेंसेशन। ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा लेजीनेस से काम कर रहा है, 12 घंटे का उसका वर्क है, वो 2 घंटे ही कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके कंपेंसेशन उसके एफ़र्ट्स के हिसाब से ठीक नहीं होंगे। ओके, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय जिस तरीके से काम करेगा, जिस हार्ड वर्क से काम करेगा, जिस तरीके के वो स्किल्स, एफ़र्ट्स, क्वालिटीज़ यूज़ करेगा, उस टाइप से वो सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। उसके बाद है स्किल लेवल्स अवेलेबल इन द मार्केट। डेफिनेटली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपके बिजनेस ट्रेड को बहुत ही इंक्रीजिंग लेवल पर लेकर जाना है, ग्रोथ हासिल करवा कर देना है। ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करना है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको स्किल्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ लगेंगे। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑटोमेशन हैज़ बीन अफेक्टिंग द स्किल्स लेवल्स एट अ फास्ट रेट। डेफिनेटली देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, ऑटोमेशन का यूज़ अगर करते हुए हम कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा आउटपुट है वो फास्ट निकल के आता है, लेकिन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमें होना पड़ेगा तब। Thus, the wage level of skilled employees are constantly changing, and an organization has to keep its level up to suit the market needs. Okay, तो जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके तहत वो मार्केट के नीड्स को सूट कर सके। ओके, मीन्स स्किल लेवल अवेलेबल इन द मार्केट मतलब देखिए, अलग अलग तरीके के स्किल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होंगे, तो उस तरीके के स्किल्ड लेबर्स आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओगे। क्यों लेकर आओगे? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांशन चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे आपको आपके जो स्किल्ड लेबर्स है, जिन्हें आपने मार्केट से हायर किया है, तो उस टाइम पे आपको उन्हें वेजेस ज़्यादा देने होंगे। तो इस तरीके से भी वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका इफ़ेक्ट वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछिए।